Hello my dear students, good morning and Jai Hind to you all. Welcoming all of you here in our SST class. So guys, as we have started our first chapter of history and that is the French Revolution. Okay, what we are going to discuss today, that is the topic France become a republic. Okay, in our previous class we have discussed that how France become a डेमोक्रेटिक मोनार्क, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, कि फ्रांस में मोनार्क सिस्टम भी था और वहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा था. ओके, जो कमेटी थी, जो फ्रांस में कमेटी बनी थी थर्ड क्लास की, थर्ड स्टेट की, उन्होंने कैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. ओके, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रांस कैसे कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, रिपब्लिक कंट्री बना. फाइन, आइए डिस्कस करते हैं. लुक, एंड वन मोर थिंग, हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है लास्ट क्लास में कि कैसे फ्रांस के जो किंग थे उस समय लुई 16, उन्होंने कैसे थर्ड स्टेट के पीपल के सारे डिमांड्स को मान लिया था. ओके, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस में. अब इसके बाद की कंडीशन हम आगे देखते हैं कि कैसे फ्रांस कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री बना. लुक, द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कि लुई 16 ने भले ही कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था, ही entered into secret negotiation with the king of Persia. Okay, look, कि लुई 16 ने क्या किया था, सारे डिमांड्स को मान लिया था थर्ड स्टेट के लोगों के. ओके, जो कमेटी बनी थी, जो असेंबली थी, उसकी पूरी डिमांड्स को मान लिया था. बट सीक्रेटली वो क्या कर रहे थे लुई 16, वो पर्सिया से क्या कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे. वो एशिया के पर्शिया के कांटेक्ट में थे और वो स्लोली एक सीक्रेट प्लान बना रहे थे कि यहाँ के लोगों को कैसे रोका जाए. Okay, and after this what had happened there, rulers of other neighboring countries too were worried and planned to send troops to put down all these events. Not only Persia, केवल पर्शिया ही नहीं, पर्शिया के अलावा जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे फ्रांस के, वो सभी लोग इन फ्रांस में हो रहे इन सारे इवेंट्स को देख के, इन सारे एक्टिविटीज़ को देख के क्या थे, काफ़ी शॉक्ड थे, काफ़ी वरीड थे. और वो लुई 16 से कांटेक्ट कर रहे थे लगातार, और वो सभी लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि फ्रांस में क्या करते हैं, ट्रूप्स को भेजते हैं, अपनी आर्मी को, अपनी सेना को भेजते हैं, और क्या करते हैं, इन सारी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको रोका जाए. ओके, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ. बिफोर दिस कुड हैपन, ट्रूप्स को भेजने का भी प्लान बन ही रहा था, इससे पहले ही क्या हो गया, द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. दूसरे नेबरिंग कंट्रीज और पर्शिया भी ये प्लान बना रहे थे कि फ्रांस में अपने ट्रूप्स को भेज के ये सब रोका जाए, लेकिन उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया. ओके, उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट. ऑस्ट्रिया क्या है, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, रिमेंबर दिस इज ऑस्ट्रिया. ओके, जहाँ से सॉरी द क्वीन, ओके, लुई 16 की जो वाइफ थी क्वीन, वो आई थी. ओके, मैरी एंटोनियट. फाइन, तो देखिए जब पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ डिक्लेयर हो गया वॉर, जब नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो क्या हुआ कि फ्रांस में जो लुई 16 थे और उनकी जो आर्मी थी, वो तो लड़ने जाएंगे नहीं क्योंकि वो तो उनके साथ ही थे. लेकिन फ्रांस में जो नॉर्मल सिविलियंस थे, ओके, जो फ्रांस में रहने वाले सिविलियंस थे, जिन्हें हम आम आदमी कहते हैं, जो नॉर्मल पीपल थे, वो लोग आगे आए और उन्होंने क्या किया कि अपनी कंट्री के लिए वॉर में गए, है ना. एक आर्मी की तरह, एक सेना की तरह वो लोग गए उनसे फाइट करने के लिए. किससे, पर्शिया से और ऑस्ट्रिया की सेना से. ठीक है, तो जितने भी फ्रांस में आप कह सकते हो जो एडल्ट्स थे, जो मेल एडल्ट्स थे, वो सभी लोग सेना में अपने मन से, स्वयं की मर्जी से सेना में जाते थे. और वो कहाँ जाते थे, वॉर साइट पे जाते थे और वहाँ पे फाइट करने के लिए वॉर सेना के अगेंस्ट खड़े होते थे फ्रांस की तरफ से. जब वो जाते थे वहाँ पे, तो उनके अपोजिट साइड अगर देखा जाए तो जो फीमेल्स थी और जो बुज़ुर्ग थे, बड़े बुज़ुर्ग थे या बच्चे थे जो फ्रांस में, उन लोगों के, वो घर पे ही रहते थे और फीमेल्स पे सारी जिम्मेदारी आ जाती थी उनकी देख रेख करने की, उनकी देखभाल करने की. ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अभी और कुछ भी है वहाँ पे. लुक, द पीपल ऑफ फ्रांस संग अ सॉन्ग मर्सिलियस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट दे लेस व्हेन दे गो फॉर वॉर. कि फ्रांस के लोग एक सॉन्ग जो था वो गाते थे जब भी वो लोग वॉर पे जाते थे. ठीक है, और वो सॉन्ग कौन सा था, लुक दिस, मर्सिलियस. ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है फ्रांस का. ओके, अब ये नेशनल एंथम भी बन चुका है फ्रांस का, मर्सिलियस. और ये इसको किसने कंपोज किया था, रॉबर्ट दे एल्स ने.
ओके इस सॉन्ग को रॉबर्ट एल्स ने कंपोज किया था और ये सॉन्ग वो लोग कब गाते थे, जब वो लोग वॉर के लिए वॉर साइट पे जाते थे अपने घरों से निकल के, या फिर आप कह सकते हो महल से निकल के, जब सारी सेना जब जाती थी फाइट के लिए वॉर साइट पे, तो वो लोग ये सॉन्ग गाते हुए जाते थे। अब इसके आगे की स्टोरी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट। Look, as we had discussed that Merciless was a song. Okay, so what was this? देखते हैं। Merciless sung for the first time by volunteers from Marseilles। ये जो Merciless सॉन्ग था ये सबसे पहले उन वॉलंटियर्स ने गाया था जो मार्सल से आते हैं। मार्सल्स क्या है? मार्सल्स फ्रांस में ये एक प्लेस है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि फ्रांस में हर जगह से लोग खुद आ रहे थे सेना में भर्ती होने के लिए, ठीक है। तो मार्सल्स भी फ्रांस में एक प्लेस है जहाँ से लोग आए थे, और जब वो लोग जाते थे वॉर के लिए तो वो लोग एक सॉन्ग ओके क्या करते थे, गाते थे। और मार्सल से वो लोग आए थे और वो लोग ही सॉन्ग को गाते थे, इसीलिए उस सॉन्ग का नाम भी मार्सल्स सॉन्ग पड़ गया, ठीक है। देखते हैं आगे। फ्रॉम मार्सल्स एज दे मार्च इनटू पर्शिया एंड सो गॉट इट्स नेम। जो मार्सल सॉन्ग है ये इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये वो लोग सबसे पहले गाए थे जो मार्सल से आए थे, ठीक है। और जब वो लोग पर्शिया के लिए मार्च कर रहे थे, यानी पर्शिया को पे वॉर करने के लिए, वर्सेस से फाइट करने के लिए पर्शिया से आगे जा रहे थे वॉर साइट पे, तो वो लोग रास्ते में ये गाना गाते हुए जा रहे थे, ठीक है। और इसीलिए इस सॉन्ग का नाम भी मार्सल सॉन्ग पड़ गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग इसलिए है बिकॉज नाउ इट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। इस समय फ्रांस का नेशनल एंथम यही सॉन्ग है, मार्सल्स। ओके सो ये 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। सो मार्सल सॉन्ग इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब आगे की कहानी देखते हैं, दूसरी ओर क्या हो रहा था। एक साइड देखिए फाइट वॉर चल रहा था फ्रांस और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। फ्रांस के लोग क्या कर सॉरी पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट फ्रांस के लोग जाके वॉर कर रहे थे, जितने भी मेल एडल्ट्स थे, फीमेल्स, ओल्ड सिटीजन्स आप कह सकते हो, और बच्चे जो थे वो घर पे थे। अब इधर की स्टोरी कुछ अलग ही चल रही है, वहाँ पे वॉर चल रहा है, दूसरी साइड एक अलग ही स्टोरी चलती है। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, कि मैन क्या थे, जो लोग थे वो आगे जाके फाइट कर रहे थे, वाइल वुमन लेफ्ट टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज। वुमेन्स को घर पे फैमिलीज की टेकिंग केयर के लिए छोड़ दिया गया था। ओके आगे देखते हैं। In the summer of 1972, the Jacobians planned, look this, the Jacobians. Okay, the Jacobians planned an insurrection due to high price of short supply of food. High price and short supply of food. अब देखिए इस लाइन को थोड़ा सा समझना है, इसमें कुछ क्रिटिकल वर्ड्स हैं। पहला ये द जैकोबियंस और दूसरा ये भी एक आपके लिए एक नया वर्ड होगा। लुक इन द समर ऑफ 1972 द जैकोबियंस। ये जैकोबियंस क्या है पहले ये समझिए। देखिए एक साइड जब सारे मेल जितने भी मेल पर्सन थे वो लोग वॉर साइड पे जाते थे फाइट करने के लिए, तो दूसरे साइड जब फीमेल्स बच जाती थी घर पे, जो बड़े बुजुर्ग बच जाते थे, जो बच्चे बच जाते थे, ठीक है, तो जो थोड़े से माइंडेड हो गए थे, जो बच्चे थोड़े से समझदार हो गए थे, अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग जगह जगह पे चौराहों पे इधर उधर खड़े होकर ग्रुप्स बना के इन सारे वॉर्स के बारे में डिस्कस करते रहते थे। और वो ये भी डिस्कस करते रहते थे कि ये वॉर जो है ये बहुत लंबा चलने वाला है। क्यों लंबा चलने वाला है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो मोस्टली रिच पर्सन्स के लिए था, तो उनके माइंड में ये सारी बातें पहले से थी कि भले ही ये सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन फिर हम उनको इस थर्ड स्टेट के लोगों से भी फाइट करनी पड़ सकती है। तो ये सारे डिस्कशंस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से होते थे, अलग अलग क्लब्स में होते थे। तो उसी में एक क्लब था जैकोबियन क्लब। ओके उस क्लब में भी बहुत सारे लोग आते थे और मोस्टली इस क्लब में आने वाले लोग पुअर कैटेगरी से आते थे। थर्ड स्टेट में 2 कैटेगरीज थी, पुअर और रिच। तो जो रिच कैटेगरीज थी वो अलग थी और जो ये पुअर कैटेगरी वाले लोग उस क्लब में मोस्टली आते थे। और वो लोग अपने में बैठ के ये सारे के सारे आप कह सकते हो प्लानिंग करते थे, डिस्कशन करते थे वॉर के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या आगे क्या करना चाहिए। और ये सब लोगों ने मिल के क्या किया था, एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? देखिए इन द समर ऑफ 1972 द जैकोबियंस, वो सभी लोग जो जैकोबियन क्लब में आते थे, ठीक है, वो अपने आप को जैकोबियंस मानते थे, ठीक है, उन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया था इसीलिए उनको जैकोबियंस कहा गया है। द जैकोबियंस प्लान्ड एन इंसुरेक्शन। इंसुरेक्शन मीन्स क्या? विद्रोह होता है, ठीक है। उन्होंने विद्रोह करने का फैसला किया। कैसा विद्रोह? क्यों? ड्यू टू हाई प्राइस एंड शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड। अब देखिए एक तरफ वॉर चल रहा है फ्रांस में, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो बाहर से सप्लाई आती है, जो इंपोर्ट का बिजनेस है वो रुक जाएगा क्योंकि बाहर से कॉन्टैक्ट टूट जाता है वॉर के टाइम में।
और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि अंदर किसी भी कंट्री के अंदर की जो प्राइस गुड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। ये हम लोग इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से, वॉर की वजह से क्या हो गया था कि फूड की जो सप्लाई थी कंट्री में, फ्रांस में उस समय, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई थी और शॉर्ट सप्लाई हो गई थी, मतलब शॉर्टेज हो गई थी, कमी हो गई थी फूड की। तो इस वजह से जकोबियंस ने, मतलब जो पुअर पीपल थे, उन सभी लोगों ने मिल के, जो फ्री थे घर पे, ठीक है, जो वॉर साइड के लिए नहीं जाते थे, वो लोगों ने प्लान बनाया कि वो एक इंसुरेक्शन करेंगे किंग के खिलाफ, वहाँ के, ठीक है, फ्रांस के किंग के खिलाफ। तो उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ, ऑन 10 अगस्त 1972 को, देखिए समर 1792 में उन्होंने प्लान बनाया, और 10 अगस्त 1792 में उन्होंने अपनी काम को करना शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने, दे अटैक्ड एंड स्ट्रोम द पैलेस ऑफ ट्वेलर्स, ओके, द पैलेस ऑफ ट्वेलर्स। ट्वेलर्स के पैलेस को उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उसको तोड़ दिया। और क्या किया उन्होंने, किल्ड द किंग्स गार्ड, और वहाँ के जो किंग थे उनके गार्ड्स को भी मार दिया। एंड होल्ड द किंग एज अ हॉस्टेज, और वहाँ के किंग को एज अ हॉस्टेज उन्होंने बंधक बना के रख लिया, ठीक है। ट्वेलर्स को फोर्ट को आप कह सकते हो, जो पैलेस था उसको उन्होंने तोड़ दिया, वहाँ के गार्ड्स को मार दिया, किंग के गार्ड्स को मार दिया, और किंग को भी वहाँ पे बंधक बना के रख लिया। किन्होंने कर लिया ऐसा, वो लोग जो वॉर पे नहीं जाते थे, जो लोग फ्रांस में थे, वुमेन्स, ओल्ड पर्सन्स और छोटे बच्चे जो थे, उन सभी लोगों ने मिलके, या फिर जो कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन जो बचा हुआ था, उन सभी लोगों ने मिलके ये काम किया था। अब आगे इसके क्या हुआ ये देखते हैं। सो गिव मी अ सिंगल मोमेंट अगेन। लुक गाइस, जब फ्रांस के लोगों ने ट्वेलरीज पैलेस के किंग को क्या कर लिया, हॉस्टेज बना लिया, ठीक है। तो असेंबली ने क्या किया, क्योंकि असेंबली अभी भी पावर में थी, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अभी भी पावर में थी। और देखिए असेंबली ने क्या किया, द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को जेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्यों, ये भी हम आपको बताते हैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद। एंड लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। अब ये ट्रेजन क्या है समझिए, ट्रेजन ही है जिसकी वजह से लुई 16 को सेंटेंस टू डेथ यानी मौत की सज़ा हुई थी, और उसकी जो रॉयल फैमिली थी, जो लुई 16 जो किंग था, उसकी जो फैमिली थी, उसको जेल में डालने की सज़ा सुनाई गई। क्यों, इस सेंटेंस की वजह से, दैट इज ट्रेजन। ट्रेजन क्या होता है, देशद्रोह, जो ये वर्ड इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, देशद्रोह। देशद्रोह क्या होता है कि जब हम अपनी सरकार के खिलाफ या फिर अपने देश के खिलाफ कुछ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं देशद्रोह, यानी कि ट्रेजन। ओके, तो लुई 16 ने भी क्या किया था, लुई 16 ने भले ही एक्सेप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उसने पर्सिया से क्या किया था, कांटेक्ट किया था, और यहाँ के लोगों के खिलाफ ही प्लानिंग कर रहा था। इस वजह से लुई 16 और उसकी फैमिली पे ट्रेजन का चार्ज लगा, यानी कि देशद्रोह का चार्ज लगा, और इसकी वजह से लुई 16 को फांसी की सज़ा सुनाई गई, मौत की सज़ा सुनाई गई, और उसकी फैमिली को, रॉयल जो फैमिली थी उसकी, उसको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, ऑन 21 जनवरी, देखिए ये सब 1792 में हो रहा था, अगस्त की बात है। इसके बाद ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड। फ्रांस में एक प्लेस है दे ला कॉनकॉर्ड, उस प्लेस का नाम है। वहाँ पे लुई 16 को पब्लिकली यानी सभी लोगों के सामने क्या किया गया, फांसी दे दी गई, ठीक है, क्योंकि उसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और सभी लोगों को लेसन देने के लिए कि वहाँ के लोग क्या करें, ट्रेजन यानी कि देशद्रोह ना करें, इसकी वजह से पब्लिकली उसको प्लेस था दे ला कॉनकॉर्ड, वहाँ पे उसको फांसी दे दी गई सबके सामने। जब उसको फांसी दे दी गई तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मोनार्की बिल्कुल पूरी की पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा था। जब मोनार्की ख़त्म होगा तो वो कम्प्लीटली रिपब्लिक कंट्री बन जाएगा, और वो कैसे हुआ यहाँ समझिए। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस वर हेल्ड एंड न्यूली इलेक्टेड असेंबली, दोबारा वहाँ पे इलेक्शंस हुए। और देखिए इस इलेक्शन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था नेशनल असेंबली के लिए जब इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे कुछ स्पेशल पर्सन थे जो केवल वोट दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सभी लोग, चाहे वो पुअर हों या रिच हों, सभी को वोट देने का राइट दिया गया। बस एक वहाँ पे रूल था कि वो 21 ईयर्स के होने चाहिए, दैट मीन्स वो क्या होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, ठीक है। सभी लोगों ने मिलकर दोबारा वोट किया, और उसके बाद जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, ठीक है। जो नई असेंबली बनी उसको कन्वेंशन नाम दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792, यहाँ देखिए दिस इज 21 जनवरी 1793, मतलब अभी
जब इलेक्शंस हुए और असेंबली को नया नाम दिया गया कन्वेंशन, उस समय लुई 16 को जेल में ही रखा गया था, उसे फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी, केवल सज़ा सुनाई गई थी। ऑन 21 सितंबर 1792, ठीक है, इस समय ये सब हो चुका था और इसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तब इसको फांसी की सज़ा दी गई थी। अब आगे देखते हैं। 1972 इट अबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। मतलब जब नेशनल असेंबली कन्वेंशन में कन्वर्ट हुई, दोबारा जीती और उसका नाम कन्वेंशन हुआ, तब जाके 21 सितंबर 1792 को उसने मोनार्क सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री बताया। इसके बाद की ये कहानी है। ऑन 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को पब्लिकली क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। ओके, आई होप कि फ्रांस किस तरीके से एक रिपब्लिक कंट्री बना, मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन से हट के रिपब्लिक कंट्री बना, ये कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सिंपल वे में, बहुत ईजी वर्ड्स का यूज़ करते हुए इस पूरी स्टोरी को आपको सामने दिखाया और सुनाया, है ना, एक दादाजी जैसे। सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू एंड प्लीज़ आप अपनी फेयर कॉपी बनाइए, खुद के वर्ड्स यूज़ करिए, अपना माइंड यूज़ करिए, सेंटेंसेस क्रिएट करिए, कॉपी की हेल्प लीजिए, वीडियो लेक्चर की हेल्प लीजिए और अपने फेयर को प्रिपेयर कीजिए। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आई विल चेक ऑल दैट हिस्ट्री कॉपी टू यू। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद गाइस।